हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 131। इसमें भी देखेंगे सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए, मैं लगातार आपको चैनल पर टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ सामान्य अध्ययन की, उत्तराखंड जीके की एंड सामान्य हिंदी की। इनको आप फॉलो कीजिए, इसका 100% बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। खासकर जिनका अभी ईओटीआई का एग्जाम है और आरओआर का एग्जाम है, साथ ही अभी यूके ट्रिपल एससी का देखिए लिंक आपका ओपन होने वाला है। वीडियो वीपीडीओ का जो नया फॉर्म आया, स्नातक स्तरीय बहुत सी पोस्ट है उसमें, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज स्किप नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मैं बीच बीच में आपको करंट के टॉपिक भी दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने नोबेल प्राइज पे वीडियो दी, नेशनल अवार्ड्स पे मैंने आपको दिया, फिल्म अवार्ड्स जो मिले, ऐसे कुछ और टॉपिक मैं कराऊंगा एग्जाम से पहले आपको। तो आप लोग जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनको देखिए, साथ ही जिनका ईओटीआई का एग्जाम है उन लोगों के लिए दोस्तों एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। इसमें 10 फुल लेंथ होंगे जीएस के, 10 पेपर होंगे हिंदी के, और टोटल जीएस में 200 क्वेश्चन है एक पेपर में, और हिंदी में 100 क्वेश्चन है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथ ही दोस्तों, अभी एक नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है। अगर आप हमारा फुल कोर्स लेते हैं, जिसमें हिंदी का कोर्स है, उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स है, या कॉम्बो कोर्स लेते हैं, बड़े कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें पूरे 50% की छूट है। आप उनको जरूर लीजिएगा जिसको जरूरत है, ठीक है। 50% ऑफ कर दिया भाई, ले लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज तो भाई उसी प्राइस में, टेस्ट सीरीज में ऑफर लागू नहीं है। तो चलिए देखेंगे। बाकी हाँ, करंट अफेयर्स के लिए भी काफी लोग पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है भाई, उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सितंबर तक का है, अक्टूबर का 1 नवंबर या 2 नवंबर को अपलोड होगा। तो आप लोग हर महीने के उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर्मेट में इस एप्लीकेशन टेस्ट में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन पे कोर्स मिलेगा, 145 इसका प्राइस है, बट 145 केवल एक बार देना है। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये खत्म नहीं होगा। इसमें आगे जितने महीने के करंट अफेयर आते रहेंगे वो मिलते रहेंगे आपको। चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। आज देखेंगे भाई जीएस का आज टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट नंबर है आज 131। तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 2023 के एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि एशियन गेम में इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। भारत ने क्रिकेट में पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो एशिया जो हमारा एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम पे मैं वीडियो आपको जल्दी ही दूंगा, जैसे मैंने नोबेल प्राइज और नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे आपको दिया था, वैसे इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एशियन गेम्स में हाफ सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बने भारत की शेफाली वर्मा, ठीक है, जो कि ओपनिंग करते हैं, आप सभी ने देखा होगा, बहुत ताबड़तोड़ के खेलती हैं। अब देखिए एशियन गेम्स से इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा भैया। टोटल 107 मेडल जीते भारत ने इस बार एशियन गेम्स में, मेडल टैली में 4th प्लेस पे रहा, ठीक है। अब इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको कल या परसों में दे दूंगा जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो देखिए बंगाल का अंतिम सूबेदार पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो कौन था बताइए बंगाल का अंतिम सूबेदार। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मुगल बादशाह के द्वारा चयनित होने वाला बंगाल का जो अंतिम सूबेदार हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन डी, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मुर्शीद कुली खां। जिनका भी उत्तर डी है भाई सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है। 2030 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त करना। तो बताइए इंडियन रेलवे की जो घोषणा है उसमें लक्ष्य जो है इनमें से कौन सा है या नहीं है, ये बताइए। तो अगर हम देखें पहली स्टेटमेंट 2030 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य, तो ये बिल्कुल गलत है। ये लक्ष्य रखा गया था 2023 तक, ठीक है, 100% इलेक्ट्रिक करना सभी ट्रेन कोचेस को, कुछ डीजल में आज भी चलती हैं। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये स्टेटमेंट भी गलत है। रेलवे ने 2030 तक ये टारगेट रखा है कि जितना भी रेलवे ट्रैक है वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन मुक्त हो जाएगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बिजली का 100% ये कर लेते हैं तो कोई भी ट्रेन डीजल पे नहीं चलेगी,
और बिजली से जब ट्रेन चलती है तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो न तो एक और ना ही दो हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनका डी उत्तर है भाई सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? देखिए हाल में ही ये योजना लॉन्च हुई थी और भारत में जो भी कारीगर समुदाय है तो उनके हितों के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए दोस्तों, ठीक है, कारीगरों से रिलेटेड है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ेंगे। सूची एक को सूची टू से सुमेलित करना है आपने, ठीक है। एक तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं इसमें, तो कौन सा आपका सही है इसमें ये बताना है आपने, ठीक है। तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तो जो हमारा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ था क वाले का हो जाएगा आपका, ये हुआ था भाई आपका 1780 से 84 के बीच में, ठीक है, यानी कि 1780 टू 84, यानी कि क का हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड है भाई द्वितीय आंगल फ्रांसीसी युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1750 से 54 के मध्य में, ठीक है, तो ख का हो जाएगा 4। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1803 से 5 में, तो ग का हो जाएगा आपका 1 और बचा फिर लास्ट 3, तो यानी कि द्वितीय आंगल अफगान युद्ध हो जाएगा आपका कब, 1778 से 80 के बीच में, ठीक है, तो घ का हो गया आपका 3। तो 2 4 1 3 इसका सही आंसर है भाई, 2 4 1 3 विकल्प दिख रहा है ना आपको, तो 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो बताइए इनमें से कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी रहे? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जी। 1977 में देखिए ये आपका 1977 में चयनित हुए थे लोकसभा से, ठीक है, गैर कांग्रेसी मेंबर थे लोकसभा के उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी। और 1977 में ही दोस्तों कुछ टाइम इन्होंने स्पीकर के रूप में काम किया, फिर उसके बाद इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है। मार्च 1977 में तो ये लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन उसके कुछ पश्चात इनको 1977 में ही राष्ट्रपति बना दिया गया था और 77 से 82 तक ये राष्ट्रपति रहे थे भारत के, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ उनमें जो विकास मॉडल अपनाया गया था वो कौन सा था? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पे थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। पहली पंचवर्षीय थी हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का तो हो जाएगा 2, ये हेराल्ड डोमर पे थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी भाई ये एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी, ठीक है, तो ये 3 का हो जाएगा 1। और चौथी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ये थी अशोक रुद्र मॉडल पे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 4 1 3, ठीक है, तो 2 4 1 3 2 4 1 3, यानी कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी, ठीक है, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में ये सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो भैया देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो हुआ ये भारत में हुआ, भारत ने इसको होस्ट किया, इस पे भी एक वीडियो देना बनता है तो इस पे भी एक वीडियो दी जाएगी। भारत ने इस सम्मेलन को होस्ट किया था भाई, एंड बहुत अच्छे से धूमधाम तरीके से, और दुनिया को दिखाया भी भारत ने कि कैसे मेजबानी की जाती है। इसका जो थीम था सम्मेलन का, ये थीम का नेम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, ये हमारा थीम था इस बार का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब जो नेक्स्ट G20 सम्मेलन होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे होगा। ये मैंने आपको परसों की एक वीडियो में बताया था। 2024 वाला जो G20 सम्मेलन आएगा या नेक्स्ट G20 सम्मेलन आएगा वो किस देश में आयोजित होगा, बताइए किसको मेजबानी दी गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस पर एक वीडियो दे दूंगा मैं अलग से आपको, ठीक है। G20 हो गया और साथ ही एशियन गेम हो गया, इस पर मैं वीडियो दूंगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत जो है वर्तमान क्षेत्र में वो तृतीय क्षेत्र का है, ठीक है, तृतीय, टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर में आ जाता है सर्विस सेक्टर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होती है वो कौन सा किसान माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत में जो है ना सीमांत जोत का आकार बहुत कम होता है, इसी वजह से देखिए हमारे यहाँ पे एक मास प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। उत्पादन तो होता है बट जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आज देश में हरित क्रांति के बाद बहुत से उन्नत बीजों का डेवलपमेंट भी किया गया है, रिसर्च चलती है और काफ़ी ज़्यादा उन्नत किस्मों के बीज बनाए जाते हैं जो कि ज़्यादा दुगनी खेती दें, बट उसके बावजूद भी नहीं होता। इसमें सीमांत जोत में जो कमी है वो एक प्रमुख कारण है। अब देखिए भारत में जो एक किसान होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है, जोत होती है, वो कहलाता है लघु कृषक। ठीक है, वो लघु कृषक कहलाता है। और वहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, ऐसा किसान कहलाता है सीमांत किसान या सीमांत कृषक। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होने पे वो कहलाता है सीमांत कृषक। अब देखिए दोस्तों, अभी हरित क्रांति की बात आ रही तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे हाल में ही उनका निधन हुआ है, उनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जामों में। ठीक है, तो जो हमारे एस स्वामीनाथन जी थे इनका हाल में ही निधन हो गया। ये भारत में जाने जाते हैं हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, स्वामीनाथन जी, इनका निधन हो गया। चलिए इसको याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन में। टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? देखिए जो आपका ईओटीआई का एग्जाम है उसमें 10 नंबर का खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन बनने हैं। उसमें आपके हर तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, खिलाड़ियों से क्वेश्चन बनेंगे, मैदान से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, गेम टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, गेम के जो कप होते हैं वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो हर पॉइंट आप याद कीजिएगा। टेस्ट सीरीजों में मैं ऐड कर रहा हूँ ये सभी चीजें। कहीं पे हम टूर्नामेंट को ऐड कर रहे हैं, टूर्नामेंट कौन सा अभी संपन्न हुआ हाल में, उसका विनर कौन है, खिलाड़ियों से रिलेटेड डाला जा रहा है, एशियन गेम से डाले जाएंगे, तो सब क्वेश्चन उसमें आपके ही डाले जा रहे हैं। तो टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीता है भाई अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इस एरा का ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम था, 23 उन्होंने जीते थे, नडाल। ठीक है, नडाल को बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट, यानी कि लाल बजरी का बादशाह। एंड इनका रिकॉर्ड तोड़ा है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, इन्होंने अभी हाल में ही यूएस ओपन जीता सितंबर में, और यूएस ओपन जीतने के बाद इनके टोटल ग्रैंड स्लैमों की जो संख्या हो गई है 24, और ये विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गया। जोकोविच है भाई सर्बिया के। ठीक है, कहाँ के, किस देश के, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, सर्बिया के। राफेल नडाल जो है आपके स्पेन के भाई। रोजर फेडरर जो है आपके, रोजर फेडरर आपके स्विट्जरलैंड के हैं। एंड सेरेना विलियम्स का संबंध है अमेरिका से। आप देखिए नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम भाई 4 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो 4 ही ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका विंबलडन हो जाता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका हो जाता है यूएस ओपन। ठीक है, तो ये हमारे 4 ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और उसके बाद विंबलडन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन, ये 4 हमारे ग्रैंड स्लैम खेलते हैं। इसके अलावा भी बहुत से और टेनिस टूर्नामेंट होते हैं बट उनको ग्रैंड स्लैम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, जैसे कि मियामी ओपन होता है, मलेशिया ओपन होता है, चाइना ओपन होता है, थाईलैंड ओपन होता है, बहुत से और भी ऐसे नाम है। ठीक है, सुपर 500 ओपन होता है, कुछ ऐसे कई नाम है। बट ये जैसे बोल सकते हैं ना क्रिकेट में, जैसे हमारे T20 का वर्ल्ड कप है, एशिया का जो हमारा एशिया कप होता है, या वर्ल्ड कप है, बड़े टूर्नामेंट है वो काउंट होता है, वैसे ये मान लीजिए ग्रैंड स्लैम भी टेनिस में ही है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल में ही देखिए जीता जिस चीज ने, यूएस ओपन महिला और जो जीता कोको गफ ने जीता, है भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो एक तरफ हमारी मेमोरीज दी गई है, दूसरी तरफ उनका टोटल साइज दिया गया। 1 बाइट 8 बीट होता है, सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, सही है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट, गलत। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1 जीबी जो होता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट मतलब जीबी, 1 जीबी में होता है 1024 MB। ठीक है, मेगाबाइट नॉट किलोबाइट, तो MB होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि KB दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो देखिए किसी भी नदी का अगर पानी का जल प्रदूषण देखना है, वाटर पॉल्यूशन, तो उसके लिए एक दोस्तों परीक्षण होता है। इस परीक्षण को बोला जाता है BOD। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें नदी के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से संबंधित है ये। ठीक है, अगर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वाटर पॉल्यूशन ज्यादा होगा। BOD देखिए आपका, BOD जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा है उसको कम करने के लिए एक टर्म आपका कई बार एग्जाम में बनता है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन भी हो जाता है कई बार, जैसे दिल्ली की यमुना नदी है ना, उसमें यूट्रोफिकेशन ज्यादा है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का जो शैवाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जटिल शैवाल होता है,
ये शैवाल बहुत स्पीड से पानी में, जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो बहुत तेजी से ये शैवाल बढ़ता है। अब यमुना यमुना नदी में जिन्होंने देखा है तो देखा होगा किनारे पे जो शैवाल की परत जैसी लगी रहती है। तो ये शैवाल बहुत स्पीड से पानी के अंदर बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है, घुली ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाती है, जिसके कारण जो जलीय जंतु होते हैं, मछली वगैरह जो भी और जंतु होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है ना, सुपोषण, हिंदी में बोलते हैं इसको, सुपोषण क्या होता है? तो सुपोषण भी भाई हमारा क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, इसमें शैवाल अति शीघ्रता से बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस बार का जो हमारा सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ये इंडिया ने जीता है, भारत ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, भारत के देखिए एक फुटबॉल खिलाड़ी है भाई, सुनील छेत्री, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बना लेगा एग्जाम में, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉलर है, हाँ, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना जो है भारत की संविधान की, इसमें नागरिकों को बोला गया भाई कि नागरिकों को कौन कौन से यहाँ पे न्याय प्रदान किए जाएंगे। तो नागरिकों को दिए जाएंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, धार्मिक नहीं मिले भाई, धार्मिक नहीं होता। ठीक है, सांस्कृतिक भी नहीं होता, एंड सांस्कृतिक यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सही है, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1873 में की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना, और इसको करने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक पूर्व वीडियो में भी आपको दी थी। ठीक है, ज्योति नाम की कोई लड़की है जो कि सत्य की गुलाम है, सत्य की गुलाम है। इससे आपके 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए 2 पॉइंट कैसे क्लियर होंगे? ठीक है, इससे आपका हो जाएगा ज्योति से ज्योतिबा फुले, ठीक है, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य से हो जाएगा सत्य शोधक समाज, और गुलाम से दोस्तों इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन बनेगा, तो ये हमारे इन्होंने ही लिखी है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ ट्रीटी दी गई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है, तो कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से देखते हैं भाई, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद की संधि 1765। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, ये भी सही है। सालबाई की संधि, मद्रास की संधि 1769 सही है। सालबाई की संधि जो है वो गलत हुई है भाई। सालबाई की जो संधि थी ना, ये हुई थी 1782 में, यहाँ पे 1882 दिया है जो कि गलत है, 1782 ईस्वी में हुई थी ये। ठीक है, और जो सालबाई की संधि थी, इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है कई बार, तो ये हुई थी 17 मई 1782 को ये संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए। ठीक है, एक कूट कहाँ चले गया, नीचे चले गया, कोई बात नहीं। चलिए, चौथा है कि आर सही है, आर सही है, ए गलत है। ठीक है, बताइए। पहला कथन बोल रहा है, अभी कथन बोल रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। एंड स्टेटमेंट बोल रहा है भाई, भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो भारत का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बताइए इनमें क्या रिलेशन हो रहा है अभिकथन और कथन में? तो भारत एक डेमोक्रेसी है, एंड डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि सीधे जनता के द्वारा जो प्रभुत्व है वो जनता में शामिल है। ठीक है, भारत जो है, भारत की जो शक्ति है वो जनता में निहित है, और भारत का अपना एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इससे रिलेट नहीं करता कि देश डेमोक्रेटिक है या देश आपका जैसे साम्यवाद देश अभी चाइना है। ठीक है, और भी अलग अलग कंट्री है, कुछ अभी गणतंत्र देश भी हैं, और कुछ लोग देशों में अभी भी राजतंत्र चल रहा है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो लोकतांत्रिक देश होने से कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसमें हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, अभिकथन और जो हमारा रीजन है दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। दोनों कथन सही तो है, लेकिन स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त करने वाला जो शासक था दिए गए विकल्प में, ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया था भाई। सीरी का किला पूछ लेते हैं ना कई बार। सीरी का किला किसने बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इसके अलावा देखिए अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण पॉलिसी इसी ने लाया था, बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण, सैनिकों का हुलिया, घोड़ा दागने की प्रथा, बहुत सी है इसकी जो है सुधार किए थे। हालांकि इसने भू राजस्व बढ़ा दिया था बहुत ज्यादा। ठीक है, भू राजस्व की दर सर्वाधिक कर दी थी इसने, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए कौन सा एक डीपीएसपी हो जाएगा आपका। तो डीपीएसपी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष स्वतंत्रता, ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो समान नागरिक संहिता है जिसका जिक्र है आर्टिकल किसमें 44 में, अनुच्छेद 44 है ना, समान नागरिक संहिता, जो कि अभी तक भारत के एकमात्र राज्य में गोवा में अभी केवल, उत्तराखंड में भी लगाने की बात हो रही है। देखिए फाइनल तो बन गया सब कुछ, अब कब से होता है इंप्लीमेंट। तो ये आर्टिकल 44 जो होता है समान नागरिक संहिता, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। वहां के तीनों ऑप्शन जो है ये आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज जीएस टेस्ट पार्ट 131। आशा करता हूँ आपने काफी अच्छा स्कोर किया होगा। देखिए आज असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी रिजल्ट आ गया, जो कट ऑफ रही काफी हाई रही, आपने देखा होगा कट ऑफ जिस हिसाब से कट ऑफ गई थी, 4 टाइम्स लिया था इसमें, 5 टाइम या 4 टाइम, उसके हिसाब से फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है जनपद वार। तो दोस्तों आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे ना उसमें भी आपको पूरा अपना एफर्ट देना है, 100 नहीं 200% एफर्ट देना है आपने, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है अपने को सेफ रखने के लिए। उत्तराखंड में अब आपको पता ही है कंपटीशन इतना हो गया है कि आपका 70% स्कोर भी, आप 75% स्कोर भी आप कह नहीं सकते जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। जनरल पेपरों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला भी, इसमें भी लास्ट कट ऑफ जनरल की 60 से नीचे कहीं भी नहीं गई है, बहुत कम जगहों पे गई है, 60 से 59 या 58। लगभग लगभग कॉमन जो मेरिट का आंकड़ा है या कट ऑफ का आंकड़ा है वो 60% है। ओके, तो आप लगा सकते हो वो भी कब, जब 770 के आसपास पोस्ट थी इसमें, बहुत ज्यादा पोस्ट थी इस अकाउंटेंट वाली भर्ती में, उसके बावजूद इतनी हाई कट ऑफ रही है। तो आप लगा सकते हैं अनुमान, कट ऑफ का जो लेवल है वो बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। तो मेहनत करने की आवश्यकता भी ज़्यादा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आज सेशन को समाप्त करता हूँ यहीं पे। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें, और जहाँ भी घूमने जाते हैं अपने घर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाकी यार अपने जीवन में एनर्जेटिक तो रहना है, साथ ही आप लोगों को एक ऐसा फोकस भी बनाना है अपना कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, उसको अचीव करने में आप पूरी मेहनत करेंगे जब तक वो अचीव नहीं होगा। अपने अंदर ये डेडिकेशन, मोटिवेशन और साथ ही एक प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिबद्धता मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि भीष्म प्रतिज्ञा थी। अब आज की डेट में तो भीष्म प्रतिज्ञा लेना बहुत मुश्किल है, बट प्रतिबद्धता तो होनी चाहिए अपने गोल के प्रति कि यस, जो मैंने टारगेट डिसाइड किया है, जो मेरा टाइम टेबल है या जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं पूरा दूंगा। मैं अपना 100 नहीं 200% एफर्ट दूंगा, और सक्सेस होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अभी जो करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कल नहीं होता। मेरी नज़र में कल एक झूठ है, कल एक मिथ्या है, क्योंकि कल आता ही नहीं कभी, कल हमेशा आज बन जाता है। तो इस हिसाब से आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज और अभी अगर ये संकल्प आप लेते हैं कि मैं करके रहूंगा, मैं पाके रहूंगा, तो यूपीएससी तक लोगों ने एक एक साल में क्रैक किया है यार। तो ये तो ग्रुप सी के छोटे एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, तो इनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अधिकांश छात्र जो फेल होते हैं मैंने देखा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और पेशेंस की कमी होती है। बहुत लंबे समय तक वो एक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय तक वो पेशेंस नहीं रख पाते, और सफलता के नजदीक आते आते उनको पता ही नहीं होता कि दरवाजा बस खुलने ही वाला है, और वो वहीं से वापस लौट जाते हैं। ये सबसे बेहद मुश्किल और सबसे गलत पड़ाव होता है दोस्तों आपके जीवन का, आपके करियर का। तो हमेशा समझ के, आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, और हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इतनी दूर तक आए हैं तो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो इस भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर गट्स है तो मान के चलो भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, क्वेरी या कुछ भी हो दोस्तों, तो आप लोग जरूर उसके लिए कमेंट करना। ठीक है, बाकी यार जो भी आज क्वेश्चन थे काफी ठीक ठाक थे। ऐसा ही टाइप का लेवल आपका देखने को मिलेगा आपको, जो आपका एग्जाम होना है ना अभी, ये ईओटीआई वाला। ठीक है, G20 का देखिए आपको, G20 में एक देश शामिल हुआ है, मैं बताना भूल गया था, इसको लिख लीजिए। G20 का जो हमारा संगठन है दोस्तों, इसमें इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। हाँ, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन।
हाल में ही किस संगठन को या किसे G20 संगठन में शामिल किया गया? तो अफ्रीकन यूनियन है जिसको शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना अच्छे से। ऐसे देखिए संघाई सहयोग संगठन में हमारा एक देश को शामिल किया गया। मैंने हाल में एक आपको वीडियो में बताया था, ईरान। ठीक है, ईरान को भी शामिल किया गया संघाई सहयोग संगठन में। ऐसे कुछ कुछ नए देश जो शामिल होते हैं ना किसी संगठन में, करंट टॉपिक बड़े हॉट टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे नेटो से क्वेश्चन बन सकता है कि 31वां मेंबर कंट्री बना नेटो का कौन? फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना नेटो का, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो सेशन को अब यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू।